धन्यवाद। रांशु जी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एकेडमिक हैं और अमेठी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है उसमें प्रोफेसर आप हैं वहाँ पर इन दिनों, और पिछले 20 साल से खेल पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। BBC, ESPN, स्टार स्पोर्ट्स, इस तरह के जो उनके चैनल्स हैं उससे उनका जुड़ाव रहा है। तो स्पोर्ट्स को बहुत हमारे भी कुछ लोग और खास वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव विवेक भट्टागर जी हैं, जी वायर में हैं, पहले हिंदू में थे, तो बहुत स्वागत करता हूं और आपसे चाहूंगा आप हमारे डेस्क पे आएं। आपका स्वागत है। सर के पास आओ। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। मैं आमंत्रित करूंगा रविंद्र दहिया जी को, जूडो नेशनल कोच हैं। कोचिंग की भूमिका पर खेलो इंडिया में कोचिंग का क्या रोल है और कोचों को कहाँ पे और क्या जरूरत है किस बात की, उसके बारे में रोशनी डालें। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद देना चाहता हूँ मनोज वर्मा जी को, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, आमंत्रित किया। खेलो इंडिया काफ़ी अभी स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर अंडर 17 था, इस बार यूथ गेम्स है, उसमें यूनिवर्सिटीज़ पे अंडर 21 के बच्चे भी आए हैं। हमारी एकेडमी हमारी गांव में भी, गांव से बिलोंग करता हूँ, पालम गांव में है। हमारे बच्चे 7 बच्चे खेलने गए थे इस बार, उसमें से हमारे 7 के 7 मेडल आए हैं। 4 गोल्ड मेडल है, 3 ब्रॉन्ज है। तो अच्छा प्लेटफॉर्म किया है गवर्नमेंट ने छोटे बच्चों के लिए जाने के लिए, उनके लिए। और मैं भी एशियन गेम में भी था। मैं अभी जो सर ने जैसे बताया, अभी वो लड़का 800 मीटर में था, वो ONGC में जॉब करता था, हरियाणा से बिलोंग करता, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। उसको निकाल दिया कि आप गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते, उसको ONGC से निकाल दिया। तो वो ट्रेनिंग करता है, बर्मा में उन्होंने ट्रेनिंग की। उसका बच्चा था 8 महीने का, वो सिर्फ वीडियो कॉलिंग देखता था। उस लड़के ने 800 मीटर में एशियन गेम में अभी जकार्ता में गोल्ड मेडल जीता। तो अभी इंडिया आगे आ रहा है सर, आगे आएगा और अच्छा रहेगा। जैसे सर लोग लगे हुए सब मीडिया के, गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी काफ़ी, जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो भी हमारे साथ वहाँ पर डेली खाना हमारे साथ ही खाते थे। सर कल ये नहीं अपने साथ लाइन में क्यू में लग के खाना खा रहे हैं। मतलब आस्ता आस्ता और आगे आने वाले टाइम में इंडिया के और मेडल आएंगे। अभी ओलंपिक में भी मेडल हमारे आ ही रहे हैं, रेसलिंग में है, बॉक्सिंग में है और शूटिंग में भी है, तो बैडमिंटन में भी है, हमारे अच्छे प्लेयर हैं। तो सर धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आगे के लिए, और स्पोर्ट्समैन और स्कूल्स के लिए। रामजस स्कूल भी अच्छा नाम सुना है खेलों के लिए, और आगे अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। आपका बीच में मुख्य अतिथि के आने के चलते श्री अमरनाथ त्यागी जी की बात अधूरी रह गई थी। सर आए और खेलों में आइए, आप आइए, और जो 2 संस्करण अभी तक हुए हैं उनसे क्या उम्मीदें जगती हैं भविष्य के लिए, इस पे अपने विचार रखें। खेलो इंडिया से पहले भी गवर्नमेंट की काफ़ी प्रोग्राम और संस्था काम कर रही है खेल पे, शायद बच्चों को पता नहीं होगा। साई के अंदर आप सब जानते होंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हॉस्टल लेती है, एक्सीलेंसी उसे बोलते हैं। हर स्टेट में, मुझे क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो यूपी के बारे में ज़्यादा पता है। उसके अंदर भी जो है खेल निदेशालय के यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल 5th क्लास पास करके 6 में एडमिशन लेते हैं, वो उसे कॉलेज बोलते हैं, जिसमें से रैना वगैरह ये सब निकले हैं क्रिकेटर। क्योंकि आजकल क्रिकेट का ही बस सब जगह नाम है, सभी को क्रिकेट याद है। अभी रिसेंटली इंडिया में 2 मेडल आए हैं। वेट लिफ्टिंग का मैं आदमी हूँ, तो वेट लिफ्टिंग में आपने भी यूथ ओलंपिक में फर्स्ट मेडल इन इंडिया आया है अभी, जर्मी। बाकी तो गुरुजी बता पाएंगे सही से नाम उसका। और ये फर्स्ट टाइम है इंडिया में यूथ के ओलंपिक के अंदर मेडल आना है। एक अभी पीछे 2 साल पहले भी वर्ल्ड चैंपियन बन के आई लड़की हमारी वेट लिफ्टिंग में, वो भी पहले मल्लेश्वरी थी, उनसे पहले, या फिर वो आई। ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि मीडिया का इसमें योगदान की बात है। सबसे
मैं तो मीडिया से भी ये, जैसे कोच का रोल है ऐसी मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। आज मीडिया अगर क्रिकेट को ना दिखाएगी तो आपको 11 प्लेयरों के नाम याद नहीं होंगे। आज सब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नाम याद है सबके, कोहली है, ये है, वो है, सब। वो क्यों है? क्योंकि वो 12 घंटे उसी चीज को रिपीट करते हैं। अगर आपको 12 घंटे कुश्ती कराई जाए, कबड्डी के नाम दिए जाए, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, आज मतलब ये तो एक कमांड है किसी भी तरह की। जैसे मंत्रों की कमांड होती है, बोलने का भाव होता है, तो वो कमांड की जाती है। कमांड मीडिया कर रही है, चलिए क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, तो क्रिकेट याद आ गया, पैसा आ गया उसमें। ऐसा नहीं कि ओलंपिक में मेडल अभी आए हैं, पहले से मेडल आते हुए ओलंपिक में, ऐसा नहीं है। यादव जी का मेडल है और सुशील जी का मेडल है, मल्लेश्वरी है, और बहुत सारे नाम हैं जो वर्ल्ड फेम है, जिनका सबका पता है। बेसिक यहाँ बात चल रही है खेलो इंडिया की। तो ये जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, हर स्टेट के अंदर जो है ये प्रोग्राम होते हैं और जो है उनके ट्रायल्स होते हैं, उनको आप अवेयर रहिए। मीडिया को ये काम जरूर करना चाहिए कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वो ट्रायल्स कब निकल रहे हैं उसमें, क्योंकि सबके पास अच्छे मकान, गाड़ियां तो हैं, लेकिन किसी के पास भी घर के अंदर जो है बैडमिंटन कोर्ट नहीं है। शायद यहाँ किसी के पास होगा भी नहीं, जहां तक मैं समझ, स्विमिंग पूल नहीं होगा। 1 करोड़ की गाड़ी आती है, 1 करोड़ का स्विमिंग पूल बनता है। बहुत चीजें हैं, उसके लिए 2 ही चीजें हैं जिम्मेदार। गवर्नमेंट ने दे दिया, गवर्नमेंट का जो काम है वो काम पहले से चलता हुआ आ रहा है। बेसिक जो बार बार मैं एक ही चीज को कह रहा हूं कि बेसिक जो हमारी है वो नहीं है। हम क्या है कि बेस से ऊपर की बात करते हैं, हम इतने मेडल ला देंगे, ये ला देंगे। चाइना की एग्जाम्पल देते हैं, रशिया का देते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल इसलिए हुआ, यहाँ क्या है कि बाबा जी ने प्रॉपर्टी खरीदी पोते के नाम, बर्थडे पे मर्सिडीज या ऑडी दे दी। किसी आज तक फैमिली ने ऐसा है, राजा महाराजाओं ने कभी करा होगा तो करा होगा, जिसने स्टेडियम दान दिया हो। हाँ, मैंने महाराजा की पहली बात की, एनआईएस महल दे दिया उन्होंने, जिसे एनआईएस कन्वर्ट किया है बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो देखिए बहुत चीजें हैं, इतना लंबा की प्रोटिकल में आदमी नहीं हूँ, खिलाड़ी आदमी हूँ, सीधा सीधा। बच्चों का जो आप लोगों को अगर खिलाड़ी बनना है, और देखिए बड़े भाई अभी पत्रकार जी हैं जो मैं बता रहे थे, पढ़ाई, तो पढ़ाई और खेल दोनों स्ट्रीम नहीं हो सकती एक साथ। मैं इनकी बात से बिल्कुल मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज पढ़ाई में कितने करोड़ का पैकेज है, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का। हिंदुस्तान के अंदर लगभग 87 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पैकेज अरबों रुपए में है। इतना पैसा वो कमा चुके हैं खेल से। 87 प्लेयर हैं, लिस्ट मेरे पास है, मैं नाम भी लेके बता सकता हूं। पढ़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों का जो अभी बात कर रहे थे, शायद आप कर रहे थे, कि जो हमारे कल्चर, जो कपिल देव जी ने बात करी थी, कपिल देव जी तो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने कल्चर क्यों नहीं डेवलप किया? ये क्यों नहीं उन्होंने, उनके पास 100 करोड़ रुपए हैं, उनमें से 10-20 करोड़ रुपए वो अपनी एक जगह देके बच्चों को पढ़ाते, खिलाते। वो सभी की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की नहीं है कि गवर्नमेंट खेलो इंडिया चलाएगी, ऐसा नहीं है। सारे जितने खिलाड़ी हैं आज देश के, पत्रकार महोदय से मैं विनती कर रहा हूं, उन्हें अप्रोच करके कीजिए कि आप क्यों डेवलप करते, आप तो आज हैं वहां। डेवलप हमें करना है। बहुत से पेरेंट्स होते हैं इनके पास नहीं है। ग्रामीण बच्चे इसलिए खेल में आते हैं क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं है, इसलिए वो खेल को चुनते हैं अपने। तो खेलो इंडिया शहरी बच्चों के लिए भी है, ग्रामीणों के लिए भी है। बेसिक ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें खेल क्यों करना है। मेरी हाइट है 2 फुट की, मैं चाहता हूं बास्केटबॉल का प्लेयर बनूं, जीवन में मैं बन ही नहीं सकता बास्केटबॉल का प्लेयर। मेरी मदर ही 5 फुट की, फादर 5 फुट 2 इंच की, मैं 7 फुट में कैसे पैदा हो जाऊंगा? कोई ऐसा मैग्नीशियम है चाइना पे, अमेरिका पे, या ऑस्ट्रेलिया पे, या किसी भी कंट्री पे जो मुझे लंबा कर दे? कोई ऐसा एम्स का डॉक्टर हो? एक डॉक्टर हमारे पास बेसिक से मिलता है हमें, वो मिलते फिजिकल टीचर जो हमारे मास्टर जी जो होते हैं जूनियर विंग में और सीनियर विंग में। वो एक ऐसा वैज्ञानिक है जो हमें ये बता सकता है कि भाई तेरी लंबाई नहीं जाने की, क्या ऊपर, इसलिए तू थोड़े छोटे वाले गेम कर ले,
छोटे छोटे वाले, कुश्ती कर ले, कबड्डी कर ले। नहीं नहीं मुझे तो बास्केटबॉल ही खेलनी है। वॉलीबॉल, अब वॉलीबॉल में हाइट चाहिए 7 फुट। इंडिया का स्टैंडर्ड है 6 फुट से नीचे इंडिया कैंप में नहीं लेते वो। क्यों कोसा, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं? मैं आदमी हूं 7 फुट का, कर रहा हूं कुश्ती, तो मेरे जैसा पैरों के नीचे घुस जाएगा, उसे घेर लेगा, चित कर देगा उसे। बेसिक हमें ये पता होना चाहिए कि जितनी मेहनत गवर्नमेंट इस पे करी है, वो फिजिकल जो जिसको भी जिम्मेदारी दी है, चाहे वो कोचिंग है, NIS कोच है, चाहे वो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। और देखिए एक हमारे यहाँ ऐसे शख्स बैठे हुए हैं अभी मेरे बीच में, श्री नरेंद्र पाल सिंह चौहान, इज द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग लास्ट 50 years 50 years द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड इनके खिलाड़ी हैं आज भी। अभी आपने अजय सूरी का नाम सुना होगा, इज द द्रोणाचार्य इन वेट लिफ्टिंग, अर्जुन अवार्ड, 2-3 इनके स्टूडेंट अर्जुन अवार्ड है, मैं भी इनका स्टूडेंट हूं। ये बिना NIS के कोच है, देश में पहले शख्स है जो बिना NIS के कोच है। जो NIS नहीं कर पा रहे वो बिना कोचिंग के ये कर रहे हैं। तो कोचिंग एक ऐसी चीज नहीं है कि डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बच्चे को कराना क्या है, जो हम अवेयर नहीं है आज भी। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ खेलो इंडिया में कि बच्चा क्यों लाके, ये पता ही नहीं बच्चों को बेचारों को। अभी कम से कम 30% बच्चे ऐसे बैठे होंगे इन्हीं के स्कूल में, आप जैसे स्कूल में ऐसे बच्चे ने ये नहीं पता होगा खेलो इंडिया में आपको कैसे उससे क्या नाम है ऑनलाइन वो करना है, पता ही नहीं बच्चों को। एक बहुत अच्छा बच्चा बैठा रहेगा क्योंकि उसका डाउनलोड ही नहीं हुआ, सबमिट ही नहीं कर पाया, वो बैठा हुआ है वहां, उसका होगा जो है। तो पॉलिसीज जो है वो बेसिक से शुरू कीजिए आप, और ये कर सकते हैं पत्रकार मनोज जी, आप ही का ये जो आपने उठाया बीड़ा, ये आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी वो जैसे अभी MP साहब बोल रहे थे भाई उन्होंने किया, उनका विजन आज आ गया, यही विजन आपका कभी आएगा। आप मलेशिया बहुत छोटा सा कंट्री है, आप बिलीव कर सकते हैं कितने बैडमिंटन कोर्ट्स हैं? मोर देन 100 कोर्ट्स एक सिटी में। मेरे विचार से दिल्ली में 20 भी नहीं होंगे, देश की राजधानी है। तो वो हमें वो चीजों की जरूरत है। 5 लाख की जरूरत तो हमें तब है जब हम उस स्टेज पर आ जाएंगे। बहुत देने वाले हैं, बड़े बड़े बिरला, टाटा, अंबानी सबने खोल रखे हैं, MRF पे है, टाटा पे है। टाटा आज से नहीं चला रहा अकेडमी, आप जाइए टाटा को विजिट कीजिए, बहुत अकेडमी उसके पास, ONGC के पास है, रेलवे से इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। लेकिन वो सब नौकरी कब देंगे? जब आपके पास मेडल होगा, तब नौकरी सब देते हैं। ऐसा आज तक कोई डिपार्टमेंट नहीं है देश में, कोई ऐसा राजा महाराजा बिजनेसमैन, कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी एलिमेंट्स, गुंडा एलिमेंट्स, जो फरोती लेके ये कहते 10 बच्चे मेरे पास छोड़ दो, मैं इन्हें पहलवान बना दूंगा। आप उन्हें देंगे जिम्मेदारी, जेल को दीजिए जिम्मेदारी। जेल बहुत अच्छा काम कर सकती है इसमें, लेकिन सरकार को जेल में बंद करने का अधिकार है, जेल के अंदर सिखाने का अधिकार नहीं है। आज तक बताइए कौन सा फिजिकल इंस्ट्रक्टर जेल के अंदर है? आप इंग्लैंड जाइए, जेल में जाके वहां जेल जाने के लिए तरसते हैं लोग, यहाँ जेल से भागने के लिए भागते हैं, चोरी करते हैं। वहां इसलिए चोरी करते हैं कि जेल चले जाएं। चाइना में 93 में बहुत छोटा सा वाक्य, 2 मिनट मनोज जी अगर देंगे तो, ये जो बेबी का मिल्क बनता है ना पाउडर, वो नकली बन गए, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने फैक्ट्री सील नहीं की, टेक ओवर कर दिया। चलते चलते 12 घंटे में उन्होंने ये पता लगा लिया कि कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है। उसमें 2, एक फीमेल थी उनकी ओनर और 2 मेल थे, दोनों को उन्होंने 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करके खत्म कर दिया और लेडीज को छोड़ दिया, और दूसरी कंपनी के ओनर लाके बैठा दिया उस कंपनी में, और कोई वहां हड़ताल नहीं हुई। मैं था क्योंकि यूनाइटेड नेशन में था, मैं 92-93 में आपने सुना होगा सोमालिया में, आई वाज देयर 93, पीस फोर्स ऑफ इंडियन आर्मी की तरफ से मैं था। तो वहां ऐसा नहीं होता, हम उनकी एग्जाम्पल देते हैं, वो हमारे घर में भी है। जब पापा जी आ जाते हैं तो कैसे देखो हम काम करते हैं, मम्मी आ जाती है तो कैसे, जब दादा आ जाते हैं तो लड़ाई चल रही है। तो कल्चर हमें बनाना है, कल्चर कहीं से बन के नहीं आते। हमारे कल्चरों का तो
पूरे वर्ल्ड के अंदर मशहूर है कि ये कल्चर हमारा। मेरे क्या नाम है, मनोज कुमार जी कहते हैं ना, वो जो गाना गाते हैं, वो मेरे देश की धरती वाला सुना उगले वाली। तो ऐसा नहीं, देश में पोटेंशियल बहुत है। आप मास्टर्स अभी यहाँ आप देखो कितने हम जो लोग हैं, मनोज भाई जी हैं, बड़े हैं, इनकी आप अभी इन्हें प्रैक्टिस कराने लोगों ये भी मेडल ला के देते। ऐसा नहीं कि ये मेडल ला के देते, करना इन्हें पड़ेगा। बच्चे हैं छोटे छोटे, हम इन्हें बताएं कि बेटा, अब मेरे जैसा जिसको नहीं मालूम कि भाई मैं पढ़ने में कमजोर हूं, तो ये पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई इसका क्या इलाज है। यहाँ इलाज उसका नहीं है, तो बीमारी पैदा करने के बाद इलाज ढूंढते हैं। तो सबसे जरूरी जो है ये है कि बच्चों को ये अवेयरनेस का पता होना चाहिए कि 5th क्लास में मुझे किस स्कूल में एडमिशन लेना है, किस स्पोर्ट्स में लेना है, कहाँ मैं जा सकता हूँ। देखिए अभी आर्मी इंस्टीट्यूट है मनोज जी, आपने सुना होगा, पूना के अंदर आर्मी ने एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, उसमें ओलंपियन ही तैयार करते हैं और ओलंपिक में मेडल भी लेकर आया इसलिए वो लड़का जेरमी। वो बच्चे को लेते हैं और वो कभी ये कह रहे थे कि गोल्ड मेडल ला के दो। बेसिक वो देखते हैं केवल पहले फिजिकल एजुकेशन, मतलब फिजिक बच्चे की, फिर वो टैलेंट में देखते हैं कि ये किस में चलेगा, उसको रखते हैं, उसकी फुल ट्रेनिंग कराते हैं, एजुकेशन देते हैं, उसे फूडिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग सब चीज देते हैं। वो जैसे वो 18 साल का होता है तुरंत उसको जो है रैंक देते हैं, चाहे उसे मतलब एक सार्जेंट मतलब हवलदार और एक सिपाही और एक नेक्स्ट सूबेदार। अभी ऐसे 20 बच्चे कम से कम आज की डेट में वहां पे हैं। अभी बच्चों को ये नहीं पता होगा कि क्या हम अभी से भी आर्मी में जा सकते हैं। इन्हें सभी ने ये बता रखा होगा कि 18 साल पहले जो है बालिग हो तब आपकी नौकरी रहेगी। ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए और ये मीडिया कर सकती है और किसी मेरे कहने से नहीं होगा। मुझे पता, मैं भी नहीं कर पा रहा। मैं सिर्फ इतना कर पा रहा हूँ जो डोर बता रहा हूँ अपने रिलेटिव को। आज आपको बता दिया मैंने, तो जिसने वहां जाना है आप सर्च कीजिए, उसको जाके वो मिल जाएगा, पहुंच जाओगे। और ऐसी संस्था हिंदुस्तान में कम से कम 10 हैं, एक नहीं है, जितनी मैं आपको बता रहा हूं। ये फर्स्ट नहीं है ऐसा कि भाई एक ही है। हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट की अपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की साई होगी, प्राइवेट में आपकी टाटा हो गई, MRF हो गई, उसके बाद ONGC भी करती है, जिंदल भी शायद आ रही है। हाँ, अभी कुछ जिंदल का भी सुना था कि उन्होंने टेक ऑफ किया है कुछ, और रिलायंस तो कर रहा है, रिलायंस का भी अभी आया है। अब आप देखो ना, प्रो कबड्डी है, प्रो कुश्ती है, अब इसमें बॉलीवुड आया थोड़ा सा। बॉलीवुड जिसे चाहे उसे ले जाता है। तो कहना यही, आप सभी छोटे बच्चों से जितने जो भी खेलना चाहते हैं, आप पढ़ाई साथ रखो, क्योंकि इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। एयरपोर्ट पे इंग्लिश बोलते हैं, बाहर जाओगे तो बहुत इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना इंग्लिश, मतलब इंग्लिश से ही आप गेम करेंगे। अगर आपका गेम अच्छा है तो आपका एक, आज तक देखिए बड़ा अजीब बात है मनोज भाई जी कि बड़े बड़े खिलाड़ी, पहली बात तो क्रिकेट ओलंपिक गेम ही नहीं है। देखिए आप इस हिंदुस्तान की बदकिस्मती देखिए कि ओलंपिक गेम नहीं है, फिर भी सब गेमों का बाप है। वो ओलंपिक गेम नहीं है, क्रिकेट ओलंपिक से नहीं चलता, उसका कोई मतलब। और उसके एक खिलाड़ी को भारत रत्न दिया है, भारत में, जिसने कभी ओलंपिक में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और उसे भारत रत्न है। पहला भारत रत्न खेल में है तो वो माननीय श्री 108 सचिन तेंदुलकर जी। देखिए इस देश की कितनी बड़ी, मतलब जो है क्या करेगा बच्चा, बच्चे को तो क्रिकेट का पता है ना, तो उसे पता है भारत रत्न क्रिकेट में मिलता ना। कबड्डी में किसी ने दिया, 5-7 साल लगातार एशिया चैंपियन रही है हिंदुस्तान, इस बार शायद ब्रेक किया। कुश्ती में किसी को नहीं मिला, जो हमारा बेसिक गेम है। हॉकी, दादा जिसको जर्मन के चांसलर ने, उसने ये कह दिया था कि मेरे यहाँ ज्वाइन कर लो, लेकिन नहीं भारत को रखूंगा, जिसने गोल पोस्ट नपवा दिया था। और स्टिक तो उनकी इसलिए चेक की गई कि इसमें शायद चुंबक लगी हुई है। इसमें स्टिक में किसी ने ये कहा कि इसने चुंबक लगा रखे। अरे ये देखिए अमरनाथ जी, थोड़ा सा मैं आपसे साथ नहीं रखता हूँ बात से।
मेरा मानना ये है कि खेलों में कम से कम भारत रत्न मिला तो भले चाहे सचिन को मिला, हमें उस पॉजिटिव, वो भारत का खेल नहीं है, खेल की याद तो आई सरकार नहीं, वो भारत का खेल नहीं है, ये सही कह रहे हैं, वो भारत का खेल नहीं है, भारत के खेल में मिलना चाहिए भारत रत्न, नहीं ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, आप गलत हैं। नहीं, आपकी काफी हद तक बात सही है, लेकिन आज भी खेल जब सही है तो इंटरव्यू मत करिएगा, सही है तो मैं क्रिकेटर हूँ, मैं नहीं मानूंगा। नहीं क्यों, आप ये भारत का खेल है, नहीं क्रिकेट भारत, मैं भी भारतीय हूँ और तेंदुलकर जी से मेरी कोई जमीन नहीं बट रही है, मैं आज तक उनके पास कभी नहीं गया, ना मैं कभी जाऊंगा। लेकिन लीग से हटके स्पोर्ट्स को तो दिया कम से कम। हाँ, मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स को मिला। अभी मेरा यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है कि तेंदुलकर को क्यों दिया। बाकी विदेशी कंट्रियों में क्या है कि हर आदमी का ये रहता है कि वो फिटनेस करेगा, फिटनेस मेन होता है। लीग से हटके तो दिया। कहने का मतलब सिर्फ एक ही बात है कि हमको जो है ये चीजें जो है जिस मिशन के लिए हम बैठे हुए हैं, वो मिशन में दो लोगों की बड़ी ही मतलब दो सिस्टम है, कोचेस और मीडिया, ये कुछ भी करा सकते हैं। और मैं अंत में अपने वाणी को ग्रहण देता हूं, इनसे रिक्वेस्ट करता हूं पत्रकार बंधुओं से कि सभी गेमों को आप इसी तरह से कवरेज करें, तो जरूर इसमें कोई ना कोई खिलाड़ी तेंदुलकर से बड़ा निकलेगा। मैं ये लिख के दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे बहुत अवेयर हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है सबकी, खेलो इंडिया में देख लिया, सब आ रहा है सामने। धन्यवाद। हमारे साथ सर इस बारे में कुछ कहेंगे। मैं आपको बता दूं, विजय सर देश के प्रख्यात खेल पत्रकार हैं, जिनसे बड़ा कोई खेल पत्रकार है नहीं, और हिंदू में इतना बड़ा नहीं हूँ। ये सर एक तो ये कि मुझे बहुत अफसोस है कि आप इस मंच पे आप एक खिलाड़ी को भारत रत्न देने के लिए आपको ऑब्जेक्शन है। सचिन तेंदुलकर ने भारत रत्न नहीं मांगा और वो खेला इंडिया के लिए है, और जब तक आप सचिन को जानते नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि आप ठीक बोल रहे हैं कि आप यहाँ बैठ के आप नहीं आ सकते। वो क्या करता है, कितना चैरिटी करता है, कितने बच्चों को पढ़ाता है, उनका एजुकेशन स्पॉन्सर करता है। वो सिर्फ ये बहुत गलत है कि क्रिकेट को दे दिया। आप जानते हैं क्रिकेट कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है कंट्री में, आप मुझे बताइए बाकी कौन सा खेल है जो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है जितना क्रिकेट। बहुत लोगों के घर चलते हैं। आईपीएल जब होता है तो वो 2 महीना काम करते हैं, लोगों के पूरे साल का खर्चा निकलता है। वो वेट करते हैं कि आईपीएल हो, इसलिए नहीं कि किसी को जो है अगर क्रिकेट अच्छा कर रहा है तो मार्केटिंग किया है बीसीसीआई ने, वो कोई जाके आपसे छीन नहीं रहे हैं आपसे पैसा। वो अच्छा गेम ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको अच्छा खेल देखने को मिलता है। अब आप देखिए कबड्डी हो रहा है, कबड्डी में बहुत लाखों करोड़ों मिल रहे हैं, फुटबॉल हो रहा है, प्राइवेट लीग हो रही है, उसमें सब तो मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी खेल को आपको नीचे खींचना है। और अगर ध्यानचंद जी को नहीं मिला तो उनका ओहदा तो कम नहीं हुआ। भारत रत्न मिलने से ओहदा बड़ा होगा या कम होगा मुझे मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन तेंदुलकर एक मॉडल खिलाड़ी है, और जब तक आप उसको जानते नहीं हैं, सचिन के बारे में कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि उन्होंने हमको मतलब मैं क्या कहूँगी बहुत जैसे कहते हैं ना जॉय, हम जब बाहर जाते थे तो बड़े गर्व से जाते थे कि टीम के साथ मैं जा रहा हूँ। मैंने बहुत दौरे किए हैं, सचिन की वजह से बहुत गर्व महसूस होता था। और ये मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता हूँ कि वो डिजर्व नहीं करता था। हम कोई नहीं है डिसाइड करने वाले, सरकार ने दिया अवार्ड और उसने कभी जाके मांगा नहीं है कि मुझे आप भारत रत्न दीजिए। और अगर आप पर्सनली मैं आपको कभी अभी बाद में आपको बताता हूँ कितना चैरिटी करता है और कितने स्टूडेंट्स को वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, गांव के गांव उसने अडॉप्ट किए हैं। और वो जैसे आप बोल रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे ख्याल से कोचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोचेस कई ऐसे कोच हैं जो अपने खिलाड़ी को बोलते हैं गोली खा के जा, आप जानते हैं ना, तो आप उस कोचेस को पनिश करते हैं? नहीं करते हैं, खिलाड़ी को करते हैं। आप मैं तो कहता हूँ कोचेस को पनिश कीजिए, खिलाड़ी को डोप देता है, कोचेस भी सपोर्ट स्टाफ आल्सो वही सब करते हैं।
है ना। कोचिंग प्लस सपोर्ट स्टाफ, अगर आपने बैग भी उठाया बच्चे का तो यू आर सपोज टू बी पनिश्ड, आपको पकड़ा गया। हाँ, तो जिम्मेदारी कोच की हुई ना सर। नहीं, कोच से आई वुड लाइक टू से इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी राय में कि पेरेंट्स की सबसे पहले जिम्मेवारी है तो बच्चे को खेल के मैदान तक कौन पहुंचाए। वही है ना सर कि मैं जब मैं कोच तक कौन पहुंचाएगा बच्चे को। मैं जब कह रहा था कि पढ़ाई जरूरी है, नहीं पढ़ाई भी जरूरी है, इसलिए कह रहा था कि एक स्टेज पे आके खिलाड़ी को और पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कि ये बच्चा पढ़ेगा। पढ़ाई भी जरूरी नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन डिपेंड्स कि आपका फर्स्ट लव क्या है। नहीं फर्स्ट लव मैं मान रहा हूँ सर, आपका फर्स्ट लव है। बहुत सारे खिलाड़ी, अनिल कुंबले इंजीनियर है, श्रीनाथ भी इंजीनियर है, उन्होंने बैलेंस किया। लक्ष्मण डॉक्टर बन सकता था, पर उसको टाइम में बोला कि आप इतने दिन में अगर आप क्रिकेट खेलेंगे नहीं तो आप डॉक्टरी करेंगे। नहीं वो मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जब कैरियर नहीं था स्पोर्ट्स में तब ये था कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। अभी कैरियर है, यू कैन बी ए सेकंड फिडल स्टूडेंट बट प्राइम इन द स्पोर्ट्स, वो भी कैरियर है। अब ये अंग्रेजी कौन जान, सुशील कुमार जैसे अंग्रेजी नहीं बोल सकते, जरूरी नहीं है। 90% मेडल विनर्स ओलंपिक्स दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जरूर जो जर्मन योगेश्वर दत्त है वो नहीं जानते, पूनिया नहीं जानता, कोई नहीं जानता। नहीं जो अभी जो स्पेन वर्ल्ड कप जीती है, फ्रांस की टीम, उसमें से कितने अंग्रेजी बोलते हैं। बात यहाँ अंग्रेजी बोलने की नहीं है, लेकिन आपको एक स्टेज पे समझ जाना चाहिए कि पढ़ाई अब मेरे लिए आगे का रास्ता पढ़ाई है। आप केवल आप अपने चाहेंगे लड़के को उसको झोंक दें खेल में, जबकि उसका इतना पोटेंशियल नहीं है। तो जैसा आपने कहा पेरेंट्स और सबसे इम्पोर्टेंट कोचेस, जब तक आप कोचेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालेंगे आपको ऑनेस्ट खिलाड़ी नहीं मिलेगा। Hello everyone, my name is Harkiran and I'm from Ramjas School, Arkipuram, Sector 4. A little brief to my institute from where I come. Our Ramjas Foundation is more than 105 years old institution, and they run 16 schools and a college. So Arkipuram is one of the 4 private schools, and all others are the government aided schools. They do a lot of things, and my school, Sector 4 Arkipuram, they have initiated the game basketball, and we have a huge tournament which runs, and last year we finished with the 24th edition of the tournament, and that's called the Ramjas Basketball Champions League. And last year we had the privilege of having Colonel Rathod coming in, and he declared Hello India from the platform, and that was a huge push to the school, to the game, and to the children as well. When this minister, Honorable Minister Sir, when he's there and he stays there for 1.5 hours and addresses the students and motivates them to play the game actually. So what I feel is, as a teacher, I've been into this profession of teaching, and being a physical education teacher, I've always professed that the child should have good education, and everybody cannot be a sports person. Everyone cannot be. So that's the parents' responsibility and the teachers, of course. We always see the school as an institution to be an inclusive education wala school. But whereas, like sir ने बोला संस्कार की बात, और सब बड़े सर लोग ने सब ने बोला कि there has to be inclusive things. So parents भी उसमें include होते हैं. So we have to see an inclusive society when it comes to academics and sports. बेसिकली जब खेलो इंडिया की बात होती है, हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे भी अभी पीछे डिस्कशन हुआ, उसमें क्रिकेट वर्सेस अदर स्पोर्ट्स एक मेजर मुद्दा बन जाता है हमेशा से। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी देखें कौन से स्पोर्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, वो स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें इक्विपमेंट आपको मिनिमल चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेल सकें। चाहे सॉकर हो, एक फुटबॉल चाहिए आपको, 20-21 लोग उसके साथ खेल सकते हैं। यही क्रिकेट का होता था, हम सब ने क्रिकेट खेली है और बाकी स्पोर्ट्स भी खेले हैं। पर क्रिकेट की जो बेसिक सिंप्लिसिटी है कि आप एक बैट लें, अगर बैट नहीं है तो घर में थापी उठा लें और एक बॉल ले लें और जितने ही लोग चाहें साथ में खेल लें, और उसमें लड़के लड़कियां
फिजिकली भी कोच साहब ने कहा कि जिसकी हाइट कम है उसको वॉलीबॉल वो ना खेले या वो बास्केटबॉल ना खेले, तो क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो चाहे केदार जाधव की हाइट का हो, कोई तेंदुलकर की हाइट का हो, चाहे वो ईशांत शर्मा की हाइट का हो, जोल गार्डनर की हाइट का हो, हर इंसान खेल सकता है। सो आई थिंक ये एक बड़ी वजह रही है कि क्रिकेट इतना पॉपुलर हुआ। हम लोग भी जब खेलते थे बहुत सारे स्कूल में भी अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, चाहे वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, सॉकर भी खेलते थे। और उसके अलावा जैसे मैं नेवल पब्लिक स्कूल में था तो वहाँ शॉर्ट पुट भी करवाया जाता था, आपको जैवलिन के लिए भी वो ले जाएंगे, बट उसमें आगे का स्कोप थोड़ा लिमिटेड रहता था हमेशा। क्रिकेट वाला एक मास स्पोर्ट्स थे, इवेंट्स बहुत होते थे उसमें, और इसलिए उसको पॉपुलराइज किया गया। पर अब मैं देखता हूँ कि इस वक्त हम एक दोराहे पे हैं जहाँ कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि जिनमें ज़रूर हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बेसिकली जो ये प्रीमियर लीग्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, मेरे को लगता है ये बहुत सारे स्पोर्ट्स में एटलीस्ट पैसा ला रहा है, और सिर्फ प्लेयर्स के लिए नहीं, कोचेस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सबके लिए। और ये एक वेलकम मूव है पिछले जो 4-5 साल में, खासतौर से क्रिकेट IPL के बाद बाकी भी जो चाहे रेसलिंग हो, चाहे अभी बास्केटबॉल वगैरह में, कबड्डी में आई, और ये बहुत अच्छा स्टेप है। ऐसा ही अगर कुछ एथलेटिक्स में हो तो मेरे को लगता है उससे एक वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स, और खासतौर से और ऐसी स्विमिंग में होना चाहिए, एक्वाटिक्स में, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर इसमें भी पैसा आता है तो बच्चे उससे एनकरेज होंगे कि वो आ सकें। और जो हम बात कहते हैं कि बच्चे प्रोफेशन पे या पढ़ाई पे अपने फोकस करें, या वो एक प्लंज ले लें कि नहीं हम स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे और देखा जाएगा। तो अभी क्या होता है कि बच्चे तो चाहे प्लंज लेना चाहते हैं, पर माँ बाप थोड़े कॉशियस होते हैं कि अगर आप नहीं सक्सीड किए तो आप आगे अपनी लाइफ कैसे निकालोगे इतनी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो मेरे को लगता है अगर ये एक्वाटिक्स और ये इसमें एथलेटिक्स वगैरह में भी अगर इस टाइप के ये प्राइवेट मनी आता है, सो दैट वुड बी अ मेजर बूस्ट। पर एक चीज जो थोड़ी अभी भी परेशानी वाली है जो लगी, पीछे इंडियन एक्सप्रेस में शिवानी नायक ने स्टोरी करी अभी 4-5 दिन पहले, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का ही स्टेडियम था जहां वो बताया कि क्रिकेट के लिए उसको डेवलप किया जा रहा था और सारे एथलीट्स को अब स्टैंड्स में ही दौड़ना पड़ रहा है, और उनको एक्सेस भी उन्होंने खत्म कर दिया है ग्राउंड में आने का। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अगर आज की तारीख में आप क्रिकेट की वजह से आप मतलब जो बच्चे वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसमें कई मेडल विनर्स रहे हैं, और वो अगर ग्राउंड ही एक्सेस कर सकते हैं, तो ये तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये चीज़ें बिल्कुल मेरे को लगता है यहाँ पे है जहाँ स्पोर्ट्स वालों को हल्ला करना चाहिए और मीडिया को उसको एग्रेसिवली रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि एक्सप्रेस ने उसको पेज 1 ऊपर लीड टाइप डिस्प्ले दिया अभी, और ऐसी चीज़ें हमें हाईलाइट करनी चाहिए जो डिस्क्रिमिनेट करती है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स के साथ, बट हाँ बैड माउथ करना, क्रिकेट को बैड माउथ करके भी हम बढ़ेंगे नहीं आगे। वो एक अपनी जगह चलता रहे, बट बाकी स्पोर्ट्स पे भी फोकस रहे, यही कहना चाहता हूँ। सर आपने कहा था कि जैसे क्रिकेट में कोई भी हाइट का प्लेयर खेल सकता है ऑल दैट, बट अगर हम इस टाइम पे देखें तो जैसे और स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे बास्केटबॉल, उसमें इसाइया थॉमस करके एक प्लेयर है NBA में, सर वो एक ऑल स्टार है और उसकी हाइट मुझसे भी छोटी है। एंड सर मेसी है, उसकी हाइट भी मुझसे छोटी है, वो इस टाइम पे सब जानते हैं मेसी कौन है। तो सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट में जो है कि किसी भी हाइट की या फिर किसी भी फिजिक के प्लेयर खेल सकते हैं। अगर हम लोग अपनी स्किल्स ढंग से डेवलप करें तो किसी भी स्पोर्ट में किसी भी हाइट या किसी भी फिजिक के प्लेयर खेल सकते हैं। एज अगर हम बोलें कि बहुत ज़्यादा बल्क के प्लेयर्स बास्केटबॉल नहीं खेल सकते, तो सर और भी वैसे प्लेयर्स हैं। सर कोई भी मतलब अगर हम अपनी स्किल्स को डेवलप करें तो हम कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो क्रिकेट से अगर हम किसी और स्पोर्ट को डिस्क्रिमिनेट करें इस बेसिस पे कि हमारी फिजिक हमें स्टॉप करिए उसे खेलने से, तो सर वो नहीं, मैं बात कर रहा था मास स्पोर्ट्स, जैसे सॉकर वगैरह है उसमें आपको हर हाइट के प्लेयर्स मिल जाएंगे। और जैसा इन्होंने कोच साहब ने कहा, रेसलिंग में आप अगर 7 फीट का प्लेयर और आके वो एक स्टॉकी रेसलर से फाइट करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ उसके लिए वो डिसएडवांटेज है। या अगर आप बॉक्सिंग में आप बहुत थिन और लैंकी हैं और कोई बहुत स्टॉकी है माइक टाइसन की तरह, तो आपको 1 मिनट में उड़ा देगा। सो थोड़ा तो रहता है, बहुत सारे जो ऐसे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में तो थोड़ा आपको फिजिकल आपकी बेसिकली आपकी बहुत एक तरीके से स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में आ जाता है। जैसे अगर हम स्किल स्पोर्ट्स में देखें, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड ऑल दैट, बैडमिंटन, इनमें हमारी हाइट या वेट इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर हम अपनी स्किल्स प्रेजेंट कर सकें तो। क्रिकेट ना बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट नहीं है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ बॉडी कॉन्टैक्ट होगा वहाँ पे हाइट, स्ट्रेंथ
एंड्योरेंस सब काउंट करेगा। अगर आप यू टेक फुटबॉल में अगर इफ यू आर टॉल यू कैन हिट द बॉल एंड इफ यू आर इन द डिफेंस यू कैन स्टॉप द अदर। एग्जैक्टली इसमें हम देखें तो फुटबॉल में अगर आप एग्जांपल दें तो मेसी इज नॉट टॉल, देयर इज ओनली वन मेसी, देयर इज ओनली वन मेसी ना, सर मेसी राइट। I know Pele भी है, Maradona है, बहुत हैं, but it cannot be taken। तो ये एक वजह है कि सॉकर इतनी पॉपुलर रही क्योंकि उसमें भी हर साइज का आदमी खेल सकता है उसमें आराम से। सिर्फ बास्केटबॉल में प्रोग्रेस करेगी तो वही बोलो ना, जो बॉल तो बास्केटबॉल में ज्यादातर जो आपको सर स्टीफन करी, सर कायरी अर्विंग इज द 3 पॉइंट ऑल स्टार बिफोर करी एंड सर इसाया थॉमस वो भी ऑल स्टार्स में से आता है। सर ऐसे रिची मिलर बहुत सारे प्लेयर्स हैं बास्केटबॉल में भी जो अच्छा खेल रहे हैं। तो सर धीरे धीरे स्पोर्ट्स भी प्रोग्रेस कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे फिजिकल बाउंड्रीज मिट रही हैं और सर ये पॉइंट तो बिल्कुल नीचे है कि कोई भी अगर अपने स्किल को होन करता है तो कोई भी किसी भी कर सकता है। सर पहले जॉर्डन जैसे हाइट के प्लेयर्स खेलते थे तो वो गेम हमारे 3 पॉइंट लाइन के अंदर चलता था। स्टीफन करी आया, उसने शूटिंग स्टार्ट करी 3 पॉइंट लाइन से काफी पीछे गेम आ गया तो गेम खुल गया। तो सर अब छोटे हाइट के प्लेयर बड़े हाइट के प्लेयर्स को बाहर धकेल के अंदर घुसना चाहते हैं। तो सर इस तरीके से बास्केटबॉल का गेम इतना इवॉल्व हो गया है कि किसी भी हाइट किसी भी फिजिकल फीचर्स के साथ बंदा खेल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं आता। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है और आई एम इंटरनेशनल जूडो प्लेयर एंड फ्रॉम 2008 आई एम लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड आई हैव अ बिजनेस देयर। सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं 4th क्लास से जूडो कर रहा हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, जूडो ने मैंने बहुत कुछ दिया लेकिन मुझे इस कंट्री से जाना पड़ गया क्योंकि आई डिडंट गेट अ जॉब जो मैं डिजर्व करता था। जो मेरे कोचेस एवरीबडी नोज मी, सुशील, सब ये मेरे साथ के खिलाड़ी हैं। मेरी छोटी सिस्टर है वो भी जूडो प्लेयर है, वो आज भी धक्के खा रही है जॉब के लिए। आई एम सो फेड अप विद दिस कंट्री इन 2008 सो आई लेफ्ट टू अमेरिका बिकॉज दैट्स द ऑप्शन आई गॉट। अपने माँ बाप से दूर, अपने स्पोर्ट्स से दूर, इतनी नफरत हो गई थी कभी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स करना ही नहीं है, ना ही मैं गया कभी। खेलो इंडिया की वजह से मैं मनोज जी के पास मिला, फिर मेरे पास दोबारा वो कीड़ा कह लो या कुछ कह लो जागा। स्पोर्ट्स, जूडो, कुश्ती, रेसलिंग, आई वॉज इन नेहरू स्टेडियम। जितने भी ओलंपियंस हैं या इंटरनेशनल प्लेयर हैं या कोचेस हैं, सब वहाँ पे हम धक्के खाते थे। हमारी कोई गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं है। पॉलिटिक्स, इतनी पॉलिटिक्स कि हम रोते थे। हमारे पास ना ही लंच के लिए पैसे होते थे, ना ही कभी हमें किसी ने हमें कोई सपोर्ट करा। हम छत्रसाल स्टेडियम में जाते थे, आई स्टेडियम में जाते थे कि हमारी सुनो, वी कैन डू इट। इफ समबडी उस टाइम कोई मेरी हेल्प करता, शायद आई वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट इन जूडो एंड ही इज द ग्रेट कोच, ही नोज दैट। मुद्दा ये है कि खेल को कैसे हिंदुस्तान में बढ़ावा दिया जाए। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। अभी जो खेलो इंडिया की स्कीम ये आप देख रहे 5 लाख रुपए का बताया आपको। एक स्टाइपेंड भी गवर्नमेंट देती है 10,000 रुपये महीना, दैट इज पॉकेट मनी। जो सेलेक्ट होते हैं हमारे 1,000 बच्चे हर साल, उनको 10,000 रुपये महीना इमीडिएटली वो अकेडमी में जाते हैं और 10,000 रुपये उनके अकाउंट में आने शुरू हो जाते हैं। दैट्स ए पॉकेट मनी, दैट 10,000 रुपीज पर मंथ इन एडिशन टू दैट 5 lakhs पर ईयर। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और वहाँ रहना, खाना, एकेडमी में सब कुछ मिल रहा है। और बात यह है कि हमारी क्वांटिटी कैसे बढ़े। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी, द नंबर्स ऑफ स्पोर्ट्समैन। उसके लिए अभी पूना में खेल मंत्री जी ने भी कहा, मैं भी वहाँ था, कि 9,000 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। दिल्ली में हमने किया था लास्ट ईयर खेलो इंडिया, तो मैं अभी वहाँ स्पोर्ट्स मैनेजर था लिफ्टिंग में। और खेल शुरू होने के बाद, एंट्रीज फिनिश होने के बाद कई पेरेंट्स आए, हमारे बच्चे को खिला लो। एट दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो विजय जी से मेरी बात हुई पेरेंट्स की है कि वो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें। मदर इज द बेस्ट टीचर। जूडो सब जानते होंगे, जूडो को कोई गेम मतलब सब जूडो कराटे जोड़ते हैं आपस में, जूडो कराटे। फिर मैं पूछती हूँ कि जूडो को आप नहीं जानते, रेसलिंग और जूडो में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमारी ड्रेस है, बाकी कोई फर्क नहीं है। और रेसलिंग को सबसे पूछूंगी, पटकते हैं।
सबको जानते हैं रेसलिंग, वो सुशील कुमार जी का ऐड आता है घी का, जिसमें रेसलिंग करते हैं वो। और जूडो में और रेसलिंग में कोई फर्क नहीं है सर, वो बिल्कुल सेम है। सो हर गेम की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम, जैसे मैं किसी पूछूंगी क्रिकेट वो जानते हैं बैट बॉल, रेसलिंग हाँ झुक के लड़ते हैं पटक देते हैं, और जूडो बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमारी ड्रेस होती है। और सर मैं आपका नाम पूछना चाहूंगी सर दोबारा। हाँ सर, सैल्यूट है सर। आप सीनियर थोड़ा जानते होंगे, आप भी जानते होंगे आप सर अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब आप इतना अच्छा खेल। बच्ची का दर्द सामने आया निकल के, वो आइडेंटिटी को लेके खेलती है। विनोद खेल पत्रकार है गौरव आइए और कुछ खेलो इंडिया के बारे में बोलिए। दरअसल गौरव जो है वो भी इस संस्था के पीछे हैं, काम आते हैं सामने, लेकिन पिछले 8-10 साल से लगे हुए बेचारे ये भी। सभी माननीय मेहमान लोग और जितने भी खिलाड़ी बच्चे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको देख करके। सभी जो पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, फिजिकल ट्रेनर हैं, आप लोग यहाँ हैं, बहुत अच्छा लगा। एक बात जो यहाँ पर निकल के सामने आ रही थी, चर्चाएं हो रही हैं, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगी जैसे अवेयरनेस की बात है। जैसे मेरा छोटा भाई है, मैं बहुत छोटी सिटी से बिलोंग करता हूँ, पीलीभीत से, तो वो मेरा भाई जो है वो बैडमिंटन प्लेयर है, नेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। और मुझे अच्छी तरह याद है, छोटा सा वाकया है कि बरेली में ट्रायल्स हुए, मैं उसको लेके गया, बट बहुत सालों से वो प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ ट्रायल देना है, कौन अच्छा ट्रेनर है, कौन हमें जानकारी देगा कि हम किस तरीके से आगे बढ़े, मैं अपने भाई को कैसे आगे लेके जाऊँ। तो जो एक जानकारी होती है, अवेयरनेस होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे सही रूट तक पहुंच जाने में कि मैं कैसे अपने भाई को कहाँ लेके जाऊं। क्या अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं जिसमें मेरा भाई निकले, आगे जाए और खेले, परफॉर्मेंस दे, सब कुछ रहा। लेकिन अब अवेयरनेस की बात होती है। जैसे अभी नंदिनी जो प्लेयर हैं, बहुत अच्छा उन्होंने बात कही कि अवेयरनेस नहीं है, एक आइडेंटिटी नहीं है गेम की, लोग जानते नहीं उस तरीके से, जूडो को कराटे से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अवेयरनेस की बात होती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज जो जिस तरीके से मिशन खेलो इंडिया का बड़ा है और वहाँ पर लोग खेल रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं, तो यहाँ पर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी बात है। सर ने जैसे सवाल उठाया, विजय साहब ने, त्यागी जी ने, चौहान साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही। तो सबसे निकल कर निष्कर्ष यही आता है कि सारी जो चीज़ें हैं वो फैसिलिटी ही नहीं होती। आपके अंदर डेडिकेशन कितना है, आप कितना अच्छा खेलते हैं, कितना अच्छा खेल को समझते हैं, उसको पहचानते हैं, अपने आप को कितना ढालते हैं और किस तरीके से मेडल लेके आने की पूरी अप्रोच रखते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर मैं गुजारिश करूँगा आप सभी जितने बड़े लोग बैठे हैं कि अवेयरनेस कैंपेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ में अगर जब तक वो ज़रूरी नहीं होगा तब तक हम अच्छे फ्यूचर की स्पोर्ट्स में अच्छे फ्यूचर को हम नहीं देख सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि इस बात से शायद आप सभी लोग इत्तेफाक रखते होंगे कि गेम्स में जैसे अगर हम छोटे शहरों की बात करते हैं, खेलो इंडिया बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। छोटे छोटे गांवों में अभी भी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं जहां पर उनको ये नहीं पता कि वो आगे कैसे जाएं, किस कोच के पास जाएं, किस कोच के पास जाएं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो खेलना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई मार्गदर्शन नहीं होता। नेक्स्ट। मेरा नाम सुशांत है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, अभी जोनल लेवल पे, बट आगे और रीच करूँगा। नेक्स्ट। मेरा नाम उदय सूर्य है और मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, स्कूल लेवल, इंटर जोनल्स वगैरह। My name is Vijay and I play basketball. I've played zonals, inter-zonals, many inter-school competitions. All basketball players have class नहीं यार। They're all here. Everyone plays basketball. Actually schools में सब दो गेम को ज़्यादा फोकस किया जाता है, फुटबॉल और बास्केटबॉल। क्लास इंट्रोडक्शन नहीं, कोर्ट अधिकतर जो है बास्केटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए कोर्ट ही बहुत मुश्किल है। मेरा नाम केशव है, मैं क्लास 9th में हूँ, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ और मैंने स्कूल की तरफ से बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले। मेरा नाम अक्षत है, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ और मैं अब तक थोड़े बहुत इंटर जोनल्स खेल चुका हूँ। नेक्स्ट बॉय।
एक्चुअली क्या है कि हमारे एक कोच साहब थे, पहले वो इंडियन हॉकी में मतलब इंडिया टीम से खेले भी हैं, श्री जमनलाल शर्मा जी नाम था उनका, सर आप लोग जानते भी होंगे। तो स्पोर्ट्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता। यूपी के डायरेक्टर रहे स्पोर्ट्स का, वो कहते थे स्पोर्ट्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अगर आप आराम करना चाहें तो ये रेशम का गद्दा भी आपको एक दिन गड़ने लगेगा, इसलिए आपको ग्राउंड डेली जाना है। और रही पीछे की शिकायत, इसको लेके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। पता नहीं कितनी गरीब कंट्रियाँ ऐसी हैं, जमैका है, वेस्ट इंडीज है, और मतलब आप जानते हैं एथलीट में वो इतना आगे हैं कि शायद मेरे ख्याल उनके पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते जाते हैं। उनके यहाँ तो सिस्टम हम लोगों से बहुत गंदा है, हमारे यहाँ तो एक दूसरे को पहचान भी लेते हैं, उनके तो डायरेक्ट मर्डर है, उठाया चाकू अगर कहीं कोई जा रहा है तो उठा के मार दिया। आप ये नेचुरल है, उनके ग्राउंड लेवल पे चल रहा है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। प्रोग्राम अपने समापन की ओर आखिर में मैं आयोजक मनोज वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा, वो अपने विचार रखें। मैं तो नहीं, लेकिन मुझे अपना बचपन याद आ गया जब इधर से 2 सवाल आए, 2 विषय आए एज के। ये बेटा आज का सवाल नहीं, जब मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में था मुझे अच्छा लगा योगेश भाई यहाँ पर आए, ये भी हमारे पुराने साथी हैं। मनीष भी स्पोर्ट्स कॉलेज से हैं, मैं भी स्पोर्ट्स कॉलेज का हूँ, लखनऊ, जिसका नाम सुना होगा। सर ने पढ़ाई की बात कही तो स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई और खेल दोनों एक साथ होता है। पहला देश का एकमात्र स्पोर्ट्स कॉलेज था जिसमें पढ़ाई और स्कूल दोनों एक साथ कराया जाता था। तुम्हारे बचपन से मुझे ये बात याद आ गई कि जब मैं खेलता था तब भी इसका चक्कर पड़ा कि एक लड़का था, वो अपनी एज कम करा लाया, हम तो आगे निकल गए, लेकिन वो अंडर 15 खेल गया और बहुत महान खिलाड़ी बन गया बाद में, तो सब याद है हमको। और ये चीज अभी भी हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि खेलो इंडिया के जरिए सरकार ने अगर एज का, आधार का, इन सब चीजों को जोड़ना शुरू किया है तो एक ईमानदारी का चरण शुरू हुआ है। मैंने शुरू में कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में एशियाड हुआ था, और उसके बाद एशियाड के बाद टैलेंट हंट देश में चला था, जिसमें हम सेलेक्ट होकर स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे थे, जिसके तहत हमको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्कॉलरशिप दी थी। और आज मुझे खुशी इस बात की है, ये सरकार, इसलिए इंदिरा जी की बार बार बात कर रहा हूँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है खेलो इंडिया, मैंने आपको उनका वो दिखाया था, कहीं भी उसमें पॉलिटिकल बात नहीं की। हमें ईमानदारी के साथ खेलों की बात करनी पड़ेगी। राजनीति होगी, आएंगे नेता जाएंगे, लेकिन खेल अपनी जगह रहेगा। और जब एक खिलाड़ी खेलता है तो अपने तिरंगे के लिए खेलता है, इसीलिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारा मोटिव खेल है और तिरंगा है, और कुछ नहीं है इसके सिवा। एक दूसरी बात और खेलो इंडिया के संबंध में, जब मैं खेलता था तो कई बार सोचते थे, योगेश जी भी, मनीष जी भी सोचते होंगे, मनीष बाद में आते थे और कई टूर्नामेंट शुरू हो गए थे, मैं तो 84-83 की बात आपको विजय भाई बता रहा हूँ, तो एक लंबी कतार हमारे आगे रहती थी। मैं क्रिकेट खिलाड़ी था, शशिकांत खांडेकर, राहुल सप्रू, सबके नाम आप लोगों ने सुने होंगे, यूसुफ अली खान, भास्कर पिल्लई, दिल्ली के बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन लंबे समय खेलने के बावजूद ये लोग कभी इंडिया नहीं खेल पाते। भास्कर पिल्लई जी को बहुत बाद में मौका मिला, उस समय इस तरह का टूर्नामेंट ही कोई नहीं होता था। हम लोग की पीड़ा होती थी कि खेलो इंडिया जैसी सुविधा उस समय क्यों नहीं थी। आज प्रीमियर लीग हो रही है, वो पहले क्यों नहीं थी। शायद आज योगेश जी कहीं और होते, मनीष कहीं और होते, मैं कहीं और होता। ये सब सुविधाएं तो पहले और थी नहीं। आज प्रधानमंत्री सीधे खिलाड़ियों से बात कर रहा है, देश का नरेंद्र मोदी जी सीधे बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी चीज है और इस बदलाव को महसूस करना चाहिए हम सब। मेरा सिलेक्शन हुआ था वेस्ट इंडीज के लिए अंडर 16 84 में सर, और नेशनल कैंप लगने वाला था नवंबर। इंदिरा जी की डेथ हो गई, दिल्ली में दंगे हुए, वो कैंप कैंसिल हो गया। और जब वो टूर मेरे हाथ से निकला, वेस्ट इंडीज का नेशनल टूर था, कैंप की घोषणा हो गई थी जुनू मार्केट का मनीष, और वो फिर निकल गया। तो पढ़ाई जरूरी है, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे बढ़कर किस्मत भी खेल में जरूरी है, और उसमें निराश नहीं होना चाहिए। किस्मत बार बार आपकी परीक्षा लेगी, बार बार परीक्षा लेगी, चुनौतियां आएंगी, खेल है, लेकिन खेल उसी का नाम है कि गिर के हम खड़े हैं। और इसी के साथ में खेलो इंडिया का जो एक मूवमेंट है देश में, इसको हम लोग बनाएं। सरकार किसी की रहे, किसी की नहीं रहे, नेता कोई रहे कोई नहीं रहे, हम लोग खेल की भावना के साथ खेलो इंडिया करें, तभी भारत खेलेगा, तभी भारत बनेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उससे पहले मैं चाहूंगा विजय भाई, कुछ हमारे खास गेस्ट लोग आए हैं, आप उनका थोड़ा सा सम्मान करें कुछ, ताकि हौसला उन लोगों का भी बढ़े और हम उसी के साथ चाय पे
आमंत्रित करता हूँ विजय जोगपल्ली जी को। सम्मानित करें। जो पुणे महाराष्ट्र में हुआ है उसमें ऑफिशियल थे, के अंतरराष्ट्रीय रेफरी आमंत्रित करता हूँ रविंद्र दहिया जी को, नेशनल जूडो को। रविंद्र दहिया जी। दहिया साहब अंतरराष्ट्रीय कोच हैं जूडो के, सर गलत हो ठीक कर दीजिएगा। और एशियाड में भी रहे हैं, उसके कोच नेशनल टीम के। रामजस स्कूल से मनजोत सिंह जी हैं। आप टीम में आना है मुझे। मैम आप ही आ जाए। मैडम साथ में आएगा मनजोत सिंह, आप इधर आ जाइए मैडम। एक साथ ले लेना, सर के साथ ले। शाल आप मैडम को दे दीजिए, शाल मैडम को दे दीजिए। Yes.